गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा 5 अक्टूबर 2022 का जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन है इसको। आज की वीडियो में काफ़ी सारे आर्टिकल हैं जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पहला आर्टिकल है क्रेडिट सूसी क्राइसिस के बारे में कि ये जो कंपनी है दोस्तों इसका कैसे नुकसान हो रहा है, कैसे जो इसके प्राइसेस हैं ये ऑल टाइम लो पे पहुंच गए हैं, ये देखने वाले हैं। क्या रीजंस हैं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। फिर दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिस जेंडर के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आप कह सकते हैं इस वर्ड को यूज़ करा था जो एबॉर्शन जजमेंट हुआ था उसमें। तो आखिर इसका क्या मतलब है ये हम लोग देखने वाले हैं। देन दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जो क्वांटम यहाँ पे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे किस तरीके से आप कह सकते हैं रिजल्ट आया, और इस बार का जो यहाँ पे आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है क्वांटम एंटेलमेंट में वो क्या है और क्या तरह की बातें जो हैं वो करता है। ओके, एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जो दशहरा है वो पहली बार आप कह सकते हैं दशहरा बनाई गई है जब से ही जो शिवसेना है इसका स्प्लिट हुआ है उसके बाद। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वीडियो में बने रहिएगा और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए अब शुरू करते हैं कि करके डिस्कस करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 6 अक्टूबर से जो आपका यहाँ नया बैच ये स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग को काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ओके, साथ ही दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ लाइव हो जाएगा, आप लोग जाके यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं। चांस है दोस्तों अपने जो आप कह सकते हैं नोट्स वगैरह खरीद लीजिए। ओके, साथ ही आपके साथ बता दूँ मैं आप लोग को कि 0% की EMI भी अवेलेबल है, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और बार कोड स्कैन करके जो भी आपके डाउट वगैरह हैं इन्हें आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या रीज़न है कि इस वजह से यहाँ पे जो क्रेडिट सूसी है दोस्तों ये क्राइसिस आता है। देखिए अगर मैं आपको समझाऊँ कि पिछले कुछ हफ्तों से आप लोग देख सकते हैं जो शेयर प्राइस है क्रेडिट सूसी का ये आप कह सकते हैं कम होता जा रहा है और ये अपने आप कह सकते हैं ऑल टाइम लो तक हिट कर चुका है। ओके, ये जो बैंक है दोस्तों ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और हिस्टोरिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैंक है पूरी दुनिया भर में, बहुत न्यूज़ में भी रहता है दोस्तों। ओके, अभी क्या है कि इस बार इसका इतना कम हो चुका है कि लगभग 60% तक जो इसका शेयर प्राइस है ये कम हो गया। इसी टाइम पे दोस्तों जो स्प्रेड है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स का ऑन क्रेडिट सूसी डेट पे वो स्पाइक हो चुका है दोस्तों। 14 सालों में सबसे ज़्यादा इस बार हमें देखने को मिला है। 2008 की आप कह सकते हैं जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद हमें अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जो CDS है वह हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आखिर क्या रीज़न है किसकी वजह से आप कह सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं चीज़ें ट्रिगर्ड हुई हैं। देखिए मोस्ट रिसेंट यहाँ पे जो ट्रिगर है वो देखने को मिलता है और उसके बारे में बताया है चीफ एग्जीक्यूटिव अल्ड्रिच कोएर्नर ने कि जो यहाँ पे आप कह सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को 30 सितंबर को बताया था और इन्होंने यहाँ पे पूरे एम्प्लॉयज़ को बैठाया, एक पूरी आप कह सकते हैं यहाँ पे मीटिंग बैठाई जहाँ पे उन्होंने बताया सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को दोस्तों कहीं और से जो चीज़ें थी वो सुनने को मिल रही थी और वो लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं एम्प्लॉय अगर उन्हें ये चीज़ें मिल रही हैं। तो बाकायदा यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बताया जो भी सिचुएशन आप कह सकते हैं कंपनी में चल रही हैं उसके बारे में, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में और किस तरीके से वो लोग इन चीज़ों से टैकल कर सकते हैं, इन सभी के बारे में कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बताया गया। मैं बता दूं आप लोग को दोस्तों कि इस टाइम पे कंपनी के अंदर 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं और लगभग यहाँ पे आप कह सकते हैं 1.6 ट्रिलियन जो स्विस फ्रैंक हैं ये देखने को मिलता है अपने एसेट्स में अंडर द मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ 2021। ओके, अब देखिए जिस तरीके से ये लोग लूज़ कर रहे हैं मार्केट की वैल्यू को सिंस 2008 जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पे, तो जो दोस्तों शेयर प्राइस है वो विटनेस कर रहा है ऑलमोस्ट अ सेक्युलर डिक्लाइन। अब इसका रीज़न क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको जो क्रेडिट सूसी है इसने काफ़ी सारे यहाँ पे रिस्की बेट्स ली और जिसकी वजह से इन्होंने अपना पैसा बहुत सारा गंवा दिया। मतलब कि कहीं पे आप कह सकते हैं इन्होंने चीज़ें लगाई पैसे अपने और वहाँ से इन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस होते हैं बेसिकली वो कम होते गए। ओके, इस टाइम पे मैं बताऊं आपको जो क्रेडिट सूसी है दोस्तों इसने डायरेक्ट करा काफ़ी सारे कस्टमर्स को और इन्वेस्ट करे लगभग $10 बिलियन इन ग्रीन सेल कैपिटल। और जो दोस्तों ग्रीन सेल है ये खुद में ही आप कह सकते हैं एक तरीके की लेंडर है। ये दोस्तों एक इंटरमीडिएट है बिटवीन सप्लायर्स और क्लाइंट।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सप्लायर्स थे वो अपफ्रंट क्रैश देते थे, ओके, और वो अपनी एक जगह लेते थे जहाँ पर आप कह सकते हैं क्लाइंट वेट करेगा पे करने पे। ये पूरा जो बिजनेस दोस्तों ये अटैच रहता है काफ़ी सारे पैसों को लेके, और इस पैसों में ही काम आते हैं आपके क्रेडिट सुशी, मतलब कि जो बीच का आप कह सकते हैं काम हो रहा है उसमें यहाँ पे क्रेडिट सुशी मदद करते हैं। अब जिस तरीके से आप कह सकते हैं जो ग्रीन सेल है ये लगभग अपनी ऐसी एबिलिटी रखता है कि वो रिमेन कर सकेगा खुद को सॉल्वेंट बाय मार्च 2021, और ये फेल करेगा खुद को फॉर बैंकरप्सी से लेके। यहाँ पे बता दूँ कि जो यहाँ पे आपकी एर्गोस कैपिटल मैनेजमेंट है ये हेज करती है फंड को, जो कि चलाई जाती है बाय दी बिल वैंग के द्वारा, और कोलैप्स हो जाती है दोस्तों मार्च 2021 में। जो क्रेडिट सुशी है ये लॉस्ट करता है अपना और 5.5 बिलियन, तो ये दूसरा लॉस हो गया। जहाँ जहाँ ये पैसे लगा रहे हैं, जिन जिन कंपनीज को ये फंड करते हैं दोस्तों, वो फंडिंग यहाँ पे है वो बेकार हो जाती है, फ़ायदा नहीं मिलता है और इनका सारा पैसा खराब चला जाता है। कुछ ऐसे लॉसेज दोस्तों इन्हें हैं जहाँ पे ये हाई प्रोफाइल जो मैनेजरियल मेल प्रैक्टिसेस हैं वो हुई, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है इन्होंने अपना आप कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस है खो दिया, और उसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाने से भी डरते हैं। अब किस तरीके से इम्पैक्ट करता है क्रेडिट सुशी को, देखिए सेकुलर डिक्लाइन जो है वो पता लगता है हमें इन क्रेडिट सुशी के शेयर प्राइस में। और बता दूं आप लोग को कि इन्वेस्टर यहाँ पे प्रोग्रेसिवली स्ट्रेड करते हैं खुद को ऐसे आइकॉनिक बैंक से। जो क्रेडिट सुशी है दोस्तों, जो इसके बॉन्ड्स हैं वो इंक्रीजिंगली काफ़ी ज़्यादा चीपर बनते जा रहे हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि अपने पैसों को वापस ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं जो ये राइज़ है बेसिकली कम होने वाला राइज़ ये बढ़ रहा है। हायर यील्ड्स दोस्तों यहाँ पे इनिशियली काफ़ी सारे जो बैंक हैं वो पे करेंगे हायर रिटर्न हर $1 या फिर यूरो पे जो वो बोरो करते हैं मार्केट से। जो बैंक है दोस्तों इसकी कंडीशन और बेकार होती जाएगी अगर ये पैसा रेज करेगा रैपिडली कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, और जो मार्केट है ये यहाँ पे इस चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा हाई रिटर्न्स को, और इस वजह से भी उसे स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स क्या होते हैं, देखिए CDS एक तरीके से इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अगर ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर है वो लेंड करता है मनी को फॉर्म टू दी फर्म, ओके, जैसे कि क्रेडिट सुशी हो गया, तो वो अनश्योर रहेगा अबाउट दी फर्म एबिलिटी कि वो पैसा दे पाएगा या फिर नहीं। इन्वेस्टर दोस्तों यहाँ पे बाय करेगा CDS ऑन दी क्रेडिट सुशी बॉन्ड, और CDS दोस्तों प्रॉमिस करेगा क्रेडिट सुशी के फेल होने पे कि पैसा वापस दिया जाएगा। एक तरीके से दोस्तों इंश्योरेंस फर्म सेलिंग द CDS गेट सर्टेन इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट है दोस्तों ये स्प्रेड होगा ऑफ द CDS। जैसे ये स्प्रेड बढ़ेगा तो जो ये सिग्नल है कि जो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि पर्टिकुलर बॉन्ड जो है दोस्तों फेल करेगा, और CDS स्प्रेड होगा रिस्पेक्ट टू 14 ईयर्स हाई, ये अब तक पहुँच चुका है। तो इतनी बड़ी सिचुएशन को देखते हुए कंपनी क्या कहती है, कंपनी ये बोलती है कि वो एक्सपेक्टेड है कि अनवील करेंगे कुछ नए प्लान्स जिनसे कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बैंक की फंक्शनिंग को, और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है ये भी गेन करेंगे, और ये सारी बातें जो हैं वो हमें अक्टूबर 27 को देखने को मिलेगी। तो ये अब अक्टूबर 27 का वेट करते हैं, देखते हैं क्या बातें पता लगी हैं और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। ओके, आई होप दोस्तों कि अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो क्रेडिट सुशी है क्राइसिस ये देखने को मिला हमें, और कंपनी किन चीज़ों के बारे में अभी आप कह सकते हैं खतरा महसूस कर रही है। ओके, तो इस आर्टिकल के इतना ही। अगला आर्टिकल है दोस्तों सिसजेंडर वर्ड को लेके। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक जब रूल करा अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैरिड और अनमैरिड वुमेन, जो कि अलाउ करेंगे एबॉर्शन अप टू 24 वीक्स का, वहाँ पर आप कह सकते हैं इस वर्ड का यूज़ करा गया था। ओके, उन्होंने बोला कि वी यूज़ द टर्म वुमेन इन दिस जजमेंट एज इंक्लूडिंग पर्सन अदर देन सिसजेंडर women who may require access to safe medical termination of their pregnancy। कि यहाँ पे पता सकता है, यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने वुमेन, देखिए पहले तो ये वर्ड था तो इस वर्ड को हटा के यहाँ पे सिसजेंडर यूज़ करा गया है कि हर कोई आप कह सकते हैं अदर देन सिसजेंडर। ओके, बताऊंगा आगे मीनिंग कि आखिर सिसजेंडर है क्या, पर बोला गया अदर देन सिसजेंडर, तो अगर वो भी चाहता है अपने प्रेगनेंसी को यहाँ पे अबॉर्शन के लिए तो वो भी आप कह सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, मतलब कि 24 वीक का टाइम उसके पास भी है। सिसजेंडर ऐसा पर्सन होता है जिसका जो जेंडर आइडेंटिटी होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, ये मैच करेगा आइडेंटिफाई असाइंड एट बर्थ। ओके, तो ऐसे आप कह सकते हैं पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ओके, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो,
जिसकी आइडेंटिटी उसके बर्थ के टाइम पे असाइन करी गई है, उसे हम कह जाते हैं कि वो एक सिसजेंडर है। बेबीज़ को दोस्तों जो जेंडर आइडेंटिटी है उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू दी जाती है। काफ़ी सारे ये भी मानते हैं कि जो जेंडर है दोस्तों वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और ये धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो जो बच्चा है दोस्तों उसका कंफर्म होना कि क्या इसकी बर्थ आइडेंटिटी है, ये उसके बड़े होने के बाद ही पता लगती है। ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनका जो सेंस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी है दोस्तों ये मैच नहीं करता है उनके बर्थ के टाइम पे। ओके, नॉर्मली मेल या फीमेल होता है इस तरीके से। तो अगर ये चीज़ें हैं तो हम पहले ही जो बर्थ में ही अगर हमने बता दिया कि बेबी क्या है, ओके, चाहे मेल है वो फीमेल है, तो हम उसे कहते हैं कि वो सिसजेंडर है। अगर हम नहीं बता पाएंगे तो वो ट्रांसजेंडर या फिर और अलग अदर देन सिसजेंडर में आता है। ओरिजिन क्या है इस वर्ड का? तो दोस्तों एक लैटिन प्रीफिक्स है सिस, जिसका मतलब होता है ऑन द सेम साइड। वहीं बात करें ट्रांस वर्ड के बारे में तो इसका मतलब होता है ऑन द अदर साइड। ट्रांस जो है दोस्तों प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है कॉमनली, ओके। और जो ट्रांस एटलांटिक है उससे, और ट्रांस जो ट्रांस मैन है वहाँ पे सिस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ किया जाता है। सिस जेंडर जो है वो भी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आता है 2015 में, और जो मेयारान वेबस्टर डिक्शनरी है यूएस की उसमें आता है 2016 के अंदर। दोनों ही डिक्शनरी दोस्तों डॉक्यूमेंट करती हैं पहला यूजेस अराउंड 1994 में। अब मैटर क्या है, क्या बातें पता लगती हैं? अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति होता है, ओके, और उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, साथ साथ लेबल भी करा गया है कि ना ही केवल एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। स्पेशली अगर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे माइनॉरिटी को इम्प्लाई किया जाता है दैट द मेजॉरिटी आर डिफ़ॉल्ट नॉर्मल, तभी हम बोला गया है कि ओनली नॉन नॉर्मल माइनॉरिटी जो है उन्हें ये लेवल दिया जाएगा। सिस और ट्रांस ये दोनों में से ही आप कह सकते हैं जो जेंडर आइडेंटिफायर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, पर यहाँ पे जो टर्म है आप कह सकते हैं सच एज जेंडर क्विर, जेंडर फ्लूइड, जेंडर वेरिएंट यूज़ किया गया है। ओके, ट्रेडिशनली दोस्तों यहाँ पे जेंडर टाइड प्रोनाउंस हैं ही, सी और हर, हिज, ये सब यूज़ किया जाता था। अब उन्हें प्रेफर किया गया है दे और देम से। क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पे फील कर रहे हैं जो सिस जेंडर होते हैं उन्हें काउंटर किया जाएगा टू दी ट्रांसजेंडर, और ये एक काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव चीज़ है। रेनफोर्सिंग रहेगा दोस्तों जेंडर के लिए बाइनरी मैनी जो रिजेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, या फिर जो नहीं चाहते अपने स्पेस फॉर इंटरसेक्स पीपल के लिए। ऑफिशियल यूज़ क्या है दोस्तों? तो देखिए जून 2021 के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिप्लेस करा था वर्ड मदर्स विद बर्थिंग पीपल इन 2022 फिजिकल ईयर बजट में। तो जो यहाँ पे आप कह सकते हैं मदर को हटा के जो भी व्यक्ति आप कह सकते हैं जो कि बर्थ दे रहा है उनको यहाँ पे यूज़ किया गया था। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं एडवोकेट हैं जो कि यूज़ करते हैं बर्थिंग पीपल, उनको नहीं केवल बोला गया कि वो वीमेन है जो कि बर्थ देती हैं, ये बात उन्होंने बताई। ओके, ट्रांसमैन की बात करें तो आप कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसे असाइन करा गया है, ओके, फीमेल एट बर्थ, जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई होती हैं एज मैन, वो होते हैं ट्रांसमैन। और यहाँ पे जेंडर के लोग ऐसे होते हैं जो कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो ना ही केवल होते हैं मैन ना होते हैं वुमेन, पर वो बर्थ भी देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जेंडर क्वेयर। अब देखिए ऐसे ही आपके काफ़ी सारे और जेंडर हैं, जैसे कि ए जेंडर हो गया, नॉट बिलोंगिंग टू एनी जेंडर। बाई जेंडर हो गया, वो बोथ मैन और वुमेन में है। बाइनरी हो गया, नॉन बाइनरी बेसिकली जो बाइनरीज मतलब कि जो मेल और फीमेल है इसे रिजेक्ट कर देता है। जेंडर फ्लूइड, ऐसे जेंडर जिनकी आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। जेंडर क्वेश्चनिंग, जो कि एक्सप्लोर करते रहते हैं जेंडर की आइडेंटिटी को। जेंडर क्वेयर एक ऐसा अम्ब्रेला जो कि आप कह सकते हैं सब्सक्राइब करेगा ट्रेडिशनल जेंडर्स को, नहीं कर रहा है बेसिकली, नए ये आप कह सकते हैं टर्म है। AFAB और AMAB असाइंड फीमेल एट बर्थ, असाइंड मेल एट बर्थ, जो कि नॉर्मली बता देते हैं कि जो बर्थ में बता दिया जाएगा उन्हें, और यही आप कह सकते हैं वर्ड है सिसजेंडर वाला भी आप कह सकते हैं। तो ये सारी बातें जो कि हमें पता लगती हैं और कॉमनली ये आइडेंटिफायर्स हैं जेंडर बेसिस पे ही। ओके, आई होप कि आपको पता लगा होगा। अगर दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है कि क्वांटम टेक को लेके, ओके, देखिए दोस्तों लगभग 100 सालों से, अब से 100 सालों तक जो क्वांटम एंटेंजमेंट है उसको टिगेट किया गया है एज एन इंटेंस बस फैसिनेटिंग डिबेट ओवर द नेचर ऑफ रियलिटी अमंग द सम ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर इस पूरे आर्टिकल के बारे में बताऊं आपको, वैसे तो डिस्कस करेंगे हम लोग, मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है टॉपिक्स को, लेकिन मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि जो ये पूरा आर्टिकल है ये उस बात पे बेसिस है कि 3 साइंटिस्ट हैं, एलियन एक्सपेक्ट 75 जिनकी एज है, जॉन एफ क्लॉजर
79 इनकी एज है और एंस्टन जिलिंजर 75 इनकी एज है। इन तीनों ने यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसर्च करी, अपनी तरफ से यहाँ पे पूरे तरीके से काम करा। और काम किस पे करा? इन्होंने करा क्वांटम एंटेलजमेंट पे। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली, तो जो भी यहाँ पे नई क्वांटम इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है उनके बारे में बेसिकली इन्होंने बताया। ओके, और जो नोबेल है दोस्तों वो अनाउंस कर गया वेडनेसडे को द प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री का भी 2021 नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स पे, जहाँ पे अवार्ड किया गया था। ओके, देखिए इस बार का 2022 का जो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये नोबेल प्राइज़ दिया गया, इनमें इन्हीं की जो रिसर्च है बेसिकली कि इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करा क्वांटम थ्योरी पे, ओके, क्वांटम एंटेलजमेंट पे, जो क्वांटम इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है उन पे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आप कह सकते हैं पोर्टल वर्ड जो है उसका सुना होगा, टेलीपोर्टेशन वर्ड का यूज़ सुना होगा। ये सब क्वांटम फिजिक्स के द्वारा ही होता है। इन्होंने एक ऐसी रिसर्च करी है, इन्होंने एक ऐसी यहाँ पे कह सकते हैं हम जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई है हमें, जहाँ से हम लोगों के लिए क्वांटम जो थ्योरी है इनमें नए रास्ते खुल गए हैं। लोग यहाँ पे वहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरी चीज़ें हुई हैं। अब ये आर्टिकल क्या कहता है इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो ट्यूसडे को नोबेल प्राइज़ कमेटी ने डिसाइड करा कि वो ऑनर करेगी 3 साइंटिस्ट को, एलियन एस्पेक्ट ऑफ फ्रांस जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, जॉन क्लॉजर जो कि यूएस के हैं, और एंटोन जिलिंजर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 डिकेड से आप कह सकते हैं इसी डायरेक्शन में काम करा है। जो एक्सपेरिमेंट है उनके वो कंक्लूजन लेके आते हैं, इस्टेब्लिश्ड करते हैं कि जो एंटेलजमेंट फिनोमिना है दोस्तों वो ऑब्जर्व किया जाएगा क्वांटम पार्टिकल्स का, वो रियल है, और जो उनका रिजल्ट है दोस्तों वो अब किसी से छुपा नहीं है। ओके, उन्होंने दोस्तों ये बोला कि वो लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जा सकता है कंप्यूटिंग के लिए। हैकिंग फ्री कम्युनिकेशन बनाई जा सकती है दोस्तों, जहाँ पे कोई भी हैकिंग वगैरह नहीं हो रही होगी। और ये लोग दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि साइंस फिक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि टेलीपोर्टेशन जैसी जो चीज़ें हैं, इनको भी प्रमोट करना है। ओके, टुगेदर दोस्तों इन दोनों ने यहाँ पे सेमिनल कंट्रीब्यूशन किया फाउंडेशन ऑफ दी आप कह सकते हैं क्वांटम थ्योरी के साथ साथ इन्होंने के जो एफर्ट्स थे, जिससे कि वो लोग जो नई पॉसिबिलिटीज़ हैं आप कह सकते हैं इसी चीज़ में इनके एप्लीकेशंस क्या है इनके बारे में बताया। नोबेल प्राइज़ जो है दोस्तों इन तीनों को दिया गया, क्योंकि काफ़ी सालों से दोस्तों ये लोग काम भी कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करा है इसके अंदर। बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी जस्ट इवन सम हैड beginning that everything that was there to be discovered about the way nature work। ओके, पहले लोगों को यही मानना था कि जैसी चीज़ें चलती आ रही हैं, मतलब कि जैसा नेचर है हम नेचर को बदल नहीं सकते हैं। टेलीपोर्टेशन का अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं बेसिकली, तो आपको पता लगा कि क्या कहने का मतलब है। तो टेलीपोर्टेशन का मतलब है कि आप लोग एक टाइम पे कहीं पर हैं और आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और आप बहुत जल्दी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का मतलब कि आप 1 सेकंड पर यहाँ थे, अगले सेकंड आप लोग किसी और पोजीशन पे पहुंच गए हैं, किसी और जगह पे बहुत दूर जो की है। तो ये टेलीपोर्टेशन है और ये नेचुरल चीज़ों से बहुत अलग चीज़ें हैं। तो इनका पहले बताया जाता था कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ओके, देखिए अगर मैं बताऊं आपको कि इस टाइम पे बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी दोस्तों अब ये चीज़ें माननी बहुत ऑब्वियस ही हो गई हैं। डिस्कवरीज इतनी सामने आई हैं कि टेलीपोर्टेशन चीज़ें भी पॉसिबल हैं, नेचर के विरोध में भी हम जाके चीज़ें कर सकते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा आप पॉसिबिलिटी उनके साथ चलती है, प्रोबेबिलिटी की चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, साथ ही दोस्तों ये काम होता है हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उनके थ्रू। अब ये कंसिस्टेंट नहीं होते हैं विद दी क्लासिकल न्यूटन जो लॉ ऑफ फिजिक्स थी उससे। यहाँ पे ग्रुप जो है दोस्तों मोस्टली यंग फिजिस्ट का वो बनाया गया, जो कि सीरीज़ को लेकर आता है एस्ट्रोनॉजिंग डिस्कवरीज से ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स कम्प्लीटली दोस्तों जो अल्टरेट कर देंगी हमारी अंडरस्टैंडिंग को कि आखिर किस तरीके से नेचर काम करता है सब एटॉमिक स्पेस में। ओके, टुगेदर दोस्तों ये लोग स्ट्रंग करते हैं और साथ में क्वांटम थ्योरी को भी डिस्कस करते हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है काफ़ी बढ़िया बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद द रिमार्केबल एक्यूरेसी। पर जो क्वांटम थ्योरी दोस्तों ये कम्प्लीटली अगेंस्ट है एवरीडे एक्सपीरियंस से, और ये अलाउ करती है पार्टिकल को कि वो एग्जिस्ट कर सकता है साइमल्टेनियसली एट मल्टीपल लोकेशंस। और यही फिनोमेना जो है दोस्तों इसे सुपर पोजिशन के नाम से जानते हैं। ओके, मतलब एक टाइम पे कई जगहों पे होना आप कह सकते हैं ये कहा जाता है सुपर पोजिशन। ओके, तो क्वांटम थ्योरी बेसिकली जो है वो डिस्कस कर रहा होता है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को,
क्योंकि सब जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अगर हम लोग ने इनको काम करवा दिया तो हम लोग आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पे भी चीज़ें कर सकते हैं। एंटेलजमेंट जो है दोस्तों वो एक अदर आप कह सकते हैं वियर्ड प्रॉपर्टी है, एग्जिबिटेड करेगी जो कि टाइनी पार्टिकल जो हैं उनसे। दो पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं ईच साथ में, ओके, और पाते हैं अपने आप को कि वो एंटेंगल्ड हो गए हैं बेसिकली, और उनका बिहेवियर जो है वो दोस्तों वो एक तरीके से निकलता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आता है दोस्तों। और यहाँ पे ये लोग नो लॉन्गर रहते हैं कि वो कनेक्ट कर सकेंगे किसी भी तरीके से। आइंस्टाइन जो है दोस्तों ये पर्टिकुलरली काफ़ी एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल थे उनके इस फिनोमेना से लेके, और उनकी जो स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी प्रोहिबिटेड करती है किसी भी सिग्नल फ्रॉम ट्रेवलिंग फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, आइंस्टाइन प्रपोज करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस कर दी, दैट क्वांटम थ्योरी वाज नॉट येट कंप्लीट, और उनका ऑब्जेक्शन था कि जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं 1935 के अंदर पेपर उन्होंने लिखे, जैसे कि बोरिस पोडलोस्की के या फिर नेथन रोजन के, उन जहाँ पे उन्होंने EPR पैराडॉक्स के बारे में डिस्कस करा था, उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को लेके जो कि दिया गया नील बॉन्स के द्वारा, साथ साथ उनके काफ़ी सारे और भी साथी थे साइंटिफिक, उनके द्वारा दिया गया, इसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जो भी आपके डाउट थे उनके उन्होंने बताया था। जब तक दोस्तों यहाँ पे अपीयरेंस होता है जॉन बेल का इस सीन के अंदर, जहाँ पे उन्होंने बताया रिलेटिवली यंग फिजिस्ट फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड 1964 के अंदर दिखाया था मैथमेटिकली कि आखिर क्या चीज़ें रिक्वायर है हमें कि अगर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंटलिस्ट काम करना है और जो फिनोमिना है एंटेलजमेंट का इसे एस्टेब्लिश करना है तो क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। 79 ईयर ओल्ड क्लॉजर ने पहली बार यहाँ पर सेटअप करा था एक्सपेरिमेंट कि वो टेस्ट करेंगे एंटेलजमेंट। 1972 के अंदर उनका एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस होता है दोस्तों, और रिजल्ट लेके आता है क्लियर वायलेशन ऑफ बेल्स इनइक्वालिटी। एरन एक्सपर्ट जो है दोस्तों ये इन्हें क्रेडिट मिलता है विद दी वास्टली इंप्रूविंग द सेटअप ऑफ क्लॉजर, और रिमूव किया जाएगा जितने भी लूप होल्स उसके अंदर थे, जो क्रिटिक्स थे जो भी उन्होंने पाए उन सबको रिमूव करना। जो एस्पेक्ट्स है दोस्तों अगर मैं बताऊँ आपको, इनका एक्सपेरिमेंट था कि ये प्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट ऑफ द वॉलेटेड बेल्स इन इक्वालिटी। जो एंटोल जिंजर है और उनके कलीग जो हैं उन्होंने मीनवाइल काम करा और ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एक्सप्लोरेटिंग द एंटेलजमेंट प्रॉपर्टी कि वो लोग एक नई टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटीज़ को खोल सकते हैं। जिलिंजर जो है दोस्तों इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा पहली बार कि पॉसिबल है कि हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल्स का एक अलग लोकेशन पे, बिना ही आप कह सकते हैं उस चीज़ को हिलाए, बिना ही किसी मीडियम के थ्रू हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आता है इस पूरे फिनोमिने का, और बताया जाता है कि जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। पर दोस्तों जो यहाँ पे रजमनी जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रहने वाले हैं, वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं ट्रबल्स नहीं है करंट जनरेशन के साइंटिस्ट की कि वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। यहाँ पे बता दूँ आप लोग को कि जो राजामनी जी हैं इनके हिसाब से काफ़ी बड़ा कंसर्न ये भी है ऑफ आइंस्टाइन की जो एंटेलजमेंट है ये अलाउ करेगा ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एट ए स्पीड फास्टर देन लाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंटायरली एक्यूरेट भी नहीं रहने वाली है। एंटेलजमेंट जो है दोस्तों प्रॉपर्टी ये आप कह सकते हैं यूटिलाइज़ करेगी कि बिल्ड कर सके हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर्स को, जिन्हें हम क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, और कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे होंगे क्वांटम बिहेवियर के पार्टिकल्स को, जो कि ओवरकम करेगा चैलेंजेस को, साथ साथ ये हम बता दूं कि क्रिएट करेगा एक सिक्योर कम्युनिकेशन एल्गोरिदम जो कि बचा सकता है हमें किससे, हैकिंग वगैरह से। ओके, तो ये चीज़ हमें पता लगती हैं। अब बाद में ये बताया गया कि जो इसरो है, जो DRDO है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सब भी आप कह सकते हैं इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, और हमारा भी आप कह सकते हैं इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट है। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो कि पता लगती हैं हमें कि आखिर किस तरीके से जो एक नया ब्रेक थ्रू आया है क्वांटम टेक के अंदर वो क्या कहता है। एंड दोस्तों आज का लास्ट आर्टिकल है कि पहली बार जो दशहरा है वो रहेगा स्प्लिट के बाद। क्या है रैली, किस तरीके से जो शिवाजी पार्क का मैटर था सेना के लिए, सिर्फ सेना के लिए बेसिकली, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, ओके, जब से यहाँ पे आप कह सकते हैं इंस्पेक्शन होता है शिवसेना का 1966 में कि दो दशहरा रैली जो हैं वो हेल्ड हुई वेडनेसडे को मुंबई में। ओके, दोनों ही यहाँ पे फैक्शन रहे ओरिजिनल पार्टी के, ओके, और क्लेम करते हैं खुद को रियल सेना। ओके, जो वो सेना है जो कि लीड करते हैं उद्धव ठाकरे जी, उनकी रैली आती है शिवाजी पार्क में, जो कि एक हिस्टोरिकल ग्राउंड है। ओके, और सिटी हट है लीडर ऑफ शिवसेना के लिए, जो कि फाउंडर थे उनके बाला साहब ठाकरे, और उसके बाद उद्धव जी बने। उन्होंने एड्रेस करा पार्टी के कैडर को हर एक आप कह सकते हैं चीज़ों से। 2 साल के आप कह सकते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला। दूसरा जो फैक्शन है दोस्तों जो कि लीड कर रहा है चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं ब्रोक हो गए उद्धव सेना से और पुल डाउन करा अपनी गवर्नमेंट को, और होल्ड करा दोस्तों रैली को एट दी MMRDA ग्राउंड, जो कि आप कह सकते हैं बैंड्रा कुर्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर।
सेना और यहाँ पे जो विजयदशमी रैली है इसका क्या इंटर रिलेशन है और क्या चीज़ें हमें पता लगती हैं। देखिए दोस्तों, मेलवा जो गैदरिंग होती है शिवसेना की बेसिकली शिवाजी पार्क में दादर के अंदर ऑन दी विजयदशमी वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑलमोस्ट सैकड़ों सेंट प्लेस इन द ट्रेडिशन ऑफ दी शिवसेना। और ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल एक्सपेक्ट रहा था कि वो आउटरीच कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को फाउंडिंग पार्टी की। पहली बार दोस्तों जो रैली हुई थी वो भी आप कह सकते हैं हुई थी अक्टूबर 30, 1966 के अंदर, लगभग 4 महीने बाद, जब बाल ठाकरे जी ने फाउंड करा था शिवसेना को ऑन जून 1966 के अंदर। एड्रेस करा था ठाकरे को खुद को और यहाँ पे अपने फादर को, जो कि है आपके प्रबोधनकर ठाकरे। ओके, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि आई एम ऑफरिंग माई सन टू द सर्विस ऑफ महाराष्ट्र। ओके, जो सक्सेस है दोस्तों आप कह सकते हैं फर्स्ट रैली की, वो एनुअल ट्रेडिशन से आती है फॉर शिवसेना और प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्टी और जो मुंबई में उसका फ्यूचर है उसे बनाने में। 2010 के अंदर दोस्तों लॉन्च होती है यूथ विंग युवा सेना अंडर द लीडरशिप ऑफ द बाल ठाकरे ग्रैंडसन आदित्य, जो कि उस टाइम पे 20 साल के थे। ओके, और 2019 के अंदर दोस्तों आदित्य बने पहले ठाकरे टू कंटेस्ट इन एन इलेक्शन और नाउ अब एक MLA हैं फ्रॉम दी वोरली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। शिवाजी का जो पार्क वेन्यू है उससे क्या पता लगता है। देखिए दोस्तों, ये जो रैली है ये हेल्ड हो रही थी शिवाजी पार्क के अंदर एक्सेप्ट 2020 हर बार हुई है। और जब ये रैली जो दोस्तों हेल्ड हुई तो वर्चुअली भी हुई थी पेंडेमिक के दौरान। 2021 में दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, ये आप कह सकते हैं जो आपकी सन मुकंदन हॉल है, ओके, वहाँ पर बताया जा रही थी, पर वो लिमिटेड रही नंबर ऑफ, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट चीज़ें हमें पता नहीं लगती। कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं दोस्तों जो कि लिफ्ट करते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पे। शिवाजी पार्क जो है दोस्तों वो सेलेक्ट किया था एज दी वेन्यू ऑफ द फर्स्ट रैली इन 1966 बाय बाल ठाकरे जी, और उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं अगेंस्ट दी एडवाइस ऑफ सीनियर अराउंड हिम, तो सजेस्ट करा गया कि वो क्लोज हॉल में ना करवा के सिर्फ से मतलब कि जो शिवाजी पार्क है वहाँ पे करवाया जाए। ओके, क्योंकि हिस्टोरिकली दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को इनका जो रिलेशन है ये रहा है, इसी वजह से ये चाहते हैं कि ये रहे। 22 अगस्त को दोस्तों अनिल देसाई जो कि MP और सेक्रेटरी हैं शिवसेना के, जो कि लीड कर रही है बाय दी उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने अप्लाई करा BMC के लिए कि परमिशन दी जाए उन्हें कि वो होल्ड कर सकें दशहरा रैली को शिवाजी पार्क के अंदर। ओके, और 30 अगस्त को दोस्तों जो MLA सदा सरवंकर हैं वो जो कि बिलोंग करते हैं एक नंदा सिंधे कैंप से, उन्होंने अप्लाई करा परमिशन के लिए, आप कह सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेना लीड बाय चीफ मिनिस्टर। सितंबर 21 को दोस्तों BMC ने डिनाई कर दिया परमिशन टू बोथ फैक्शन, मतलब दोनों को मना कर दिया और बोला कि आप कह सकते हैं सिटिंग इन्फॉर्मेशन ली जाएगी पुलिस से अबाउट द पॉसिबल लॉ और जो भी ऑर्डर सिचुएशन है वहाँ से। पर ठाकरे जो ग्रुप है दोस्तों वो मूव करता है बॉम्बे हाई कोर्ट में और सितंबर 23 को एक बेंच बैठती है हेडेड बाय जस्टिस रमेश D धनुका, और आप कह सकते हैं विजयदशमी की रैली के बारे में बताया गया जो कि बहुत एनुअल इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहता है सेना के लिए जो कि बनी है तब से। तो परमिशन दी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट शिवसेना को कि ये एक मैटर ऑफ कन्विक्शन है, तो जो कोर्ट है उसने डायरेक्ट करा BMC को कि वो अलाउ करेगी ठाकरे सेना को कि वो होल्ड कर सके रैली एट दी शिवाजी पार्क में। ओके, तो ये चीज़ें पता लगती हैं हमें इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कि आखिर क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से पहला जो दशहरा है वो मनाया जाने वाला है। आई होप कि आपको चीज़ें पता लगी होंगी। अगर अभी कोई डाउट है या फिर आपका कुछ है बताने के लिए तो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और विजय टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।